जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे C-TET एग्ज़ाम की और हम उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, है ना। पर्यावरण अध्ययन हम NCERT बेस पे पढ़ रहे हैं, है ना। और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज घरों की विशेषताओं के बारे में, है ना, कि किस राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और उन घरों की विशेषताएँ क्या क्या हैं। इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ने इसके पहले हमने पक्षियों की विशेषताओं के बारे में, जानवरों की विशेषताओं के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम घरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं घरों की विशेषताओं के बारे में। आइए, सबसे पहला मेरा घर कौन सा है, आइए देखते हैं। पहले है कि पत्थरों तथा लकड़ियों के बने घर, है ना, मनाली। हम घरों के प्रकार के बारे में जानेंगे, घरों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे किस तरीके के घर बनाए जाते हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम मनाली के बारे में बात करते हैं। मनाली में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, है ना, ठीक है। पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। पत्थर तथा लकड़ी के घर कहाँ पे आपको बने मिलते हैं? पत्थर और लकड़ी के बने घर, है ना, लकड़ी के बने घर आपको मनाली में दिखाई देते हैं। या आपको वहाँ का चित्र दिखाया गया है। पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं मनाली में, ठीक है। इस घर की विशेषता और क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ अधिकतर वर्षा तथा हिम मतलब बर्फ की वर्षा होती है ना, इन घरों को की छतों को ढलवा बनाया जाता है। ढलवा छत मतलब ऐसे, है ना, जहाँ पे अधिकतर बारिश होती है वहाँ की छतें कैसे होती हैं? ढलवा छतें होती हैं, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा कि मनाली के बने घर किस प्रकार के होते हैं, ढलवा बने होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं पत्थर के बने घर, है ना। पत्थर के बने घर, इसकी क्या विशेषता होती है पत्थर के घरों की? आप देखिए, ठंडा रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि आखिरकार मैं और लोनर ले पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा। सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। कह रहा है कि लद्दाख में क्या होती है? लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है ना, बहुत कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़, है ना। दूर दूर तक क्या दिखते थे? बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ पे नजर आते थे, ठीक है। और सूखा ठंडा मैदान। और लद्दाख की घरों की विशेषताओं के बारे में बता रहा था कि वहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। ले शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा अलग आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जूलो जूलो, है ना, जूलो जूलो का मतलब होता है स्वागत। क्या होता है? स्वागत। जूलो जूलो का मतलब होता है स्वागत करना। जूलो जूलो यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरे पीछे पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। अब ये ठंडा रेगिस्तान लद्दाख की बात कर रहा है ना। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वहाँ पर ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है ना। बर्फ़ से ढके पहाड़ आपको दिखाई देते हैं, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। चलिए आगे देखते हैं हम कि दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, है ना, कि ऊपरी सिरे पर पहाड़ों पर लोगों का बसेरा किस तरीके से है उसके बारे में देखते हैं। कह रहे हैं कि अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ों रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता रहा, है ना, ऊंचाई पर जाता रहा। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए, कह रहा है कि अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सकरे पहाड़ी रास्ते से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना बड़ा मुश्किल था। लोनर एक उसकी बाइक थी, है ना, क्या थी? बाइक, गाड़ी थी, ठीक है। अब मैं चांगथा इलाके की ओर बढ़ रहा था। चांगथा एक जनजाति है जो कि पहाड़ों पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदान इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था।
चांगथा एक ऐसी जनजाति है जो कि पहाड़ों पर 5000 किलोमीटर ऊंचाई पर निवास करती है। उनके बारे में बात कर रहा है। इतनी ऊंचाई पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ा, न ही कोई पेट्रोल पंप, मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच में बहुत से तालाब, है ना। तो यहाँ उद्देश्य ये था कि दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा, कहने का मतलब है कि एक चांगथा जनजाति है ना, चांगथांग जनजाति है, चांगथांग कह रहा है एक चांगथांग जनजाति है जो कि कितनी ऊंचाई पर रहती है, 5000 मीटर की ऊंचाई, मतलब कि 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम बात कर रहे हैं चांगपा जनजाति की। चांगपा क्या है, ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं, चांगपा के बारे में। चलिए, ये कह रहा है कि वहां मैंने मिला नांगल्याल से, उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतु लोग हैं। कितने लोग हैं? 5000 ही लोग घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। ये क्या करते हैं, ये जनजाति एक जगह पे नहीं रहती है ना। अपनी भेड़ बकरियों के झुंडों को लेकर पहाड़ों में हरे मैदान की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत की सामान मिल जाती है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियों से ही भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। जितनी बड़ी बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार। जिनके घर में जितनी सारी बकरियां होती हैं उनका सबसे ऊंचा खानदान परिवार माना जाता है, ठीक है। चांगफा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीनी ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उतनी बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा होंगे और नरम होंगे। इसीलिए चांगफा इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी ज़िंदगी। जो चांगथांग जनजाति है वह 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है और लगभग 5000 लोग हैं जो घुमक्कड़ प्रजाति के हैं। अपने जानवरों को मतलब बकरियों का पालन करते हैं और वे हमेशा हरे भरे मैदान की तलाश में इधर से उधर जाते रहते हैं। वहाँ जहाँ उनको मैदान दिखता है हरे भरे, वह अपनी बकरियों को लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। और जिनके परिवार में जिसके परिवार में सबसे ज़्यादा बकरी होती है उसका परिवार उस जाति में सबसे ऊंचा परिवार माना जाता है, ठीक है। वह एक ऐसी खास तरह की बकरियां होती हैं जिनसे मशहूर पश्मीना शाल बनाई जाती है, ठीक है। चलिए और इनके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़े याक, है ना, अपना पूरा सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो यह सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में अपना टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं, है ना। जो चांगफा जनजाति है वह हमेशा अपना पूरा सामान लेके एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमती रहती है। जहाँ उन्हें हरा भरा मैदान दिखता है वहाँ सिर्फ अपना टेंट 2.5 घंटे में ही लगा लेते हैं, है ना। अपना सारा सामान, अपने सारे लोग, अपनी बकरियां, सब कुछ लेके वह निकल पड़ते हैं और जहाँ उन्हें बसेरा होता है वहाँ सिर्फ 2.5 घंटे में ही अपना टेंट लगा लेते हैं, है ना। अपना सारा सामान समेट कर निकल पड़ते हैं। कितने घंटे में? 2.5 घंटे में, है ना। 2.5 घंटे में ही अपना सारा सामान लेकर निकल पड़ते हैं और जहाँ उन्हें रहना होता है वह कुछ ही देर में अपना घर तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। यह अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। वहाँ के लोग टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। और वे अपने टेंट को कहीं जाना होता है तो सिर्फ 2.5 घंटे में समेट कर लेके निकल पड़ते हैं, ठीक है। याक के बालों से बुनाई करके चांगफा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी, मैंने देखा, है ना।
चांगफा जनजाति के बारे में बात करें जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और वह खास तरह की बकरियां पालते हैं। उनके ऊन से प्रसिद्ध जो पश्मीना शाल है वह बनाई जाती है, ठीक है। और इनके टेंट को रेबो कहते हैं, जो जिस घर में रहते हैं उनको रेबो कहते हैं। जब इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो वह सिर्फ अपने डेरे को, अपने सामान को 2.5 घंटे में समेट कर निकल पड़ते हैं और जहाँ रहना रहता है वो कुछ ही समय में वहाँ पे अपना घर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेबो के पास में भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी है। रेबो मतलब उनका टेंट होता है। रेबो मतलब क्या होता है? टेंट, ठीक है, उनका घर। अब देखिए, कह रहा है कि रेबो के पास भेड़ बकरियों को रखने की जगह बनी थी जिसे चांगफा क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। चांगफा क्या कहते हैं? लेखा, है ना। अपने ही टेंट के पास बकरियों के रहने के लिए भी जगह होती है। उस जगह को चांगथा जो जनजाति व लेखा के नाम से जानती है ना। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनती हैं। पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर जो घर बनाया जाता है बकरियों और जानवरों को रहने के लिए, उसे क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं, ठीक है। चलिए, हर परिवार में अपने जानवरों को झुंड पर पहचानने के लिए खास निशान बनाया जाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरत और जवान लड़कियां रोज काम करती हैं। कौन करता है? औरत और जवान लड़कियां इस काम को करती हैं। अपने लेखा से रोज बकरियों को निकालती हैं और चराने ले जाती हैं। तो ये थी चांगथा जनजाति जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती है। और वे घुमक्कड़ जनजाति होते हैं। लगभग 5000 ऐसी जनजातियां हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बकरियों, भेड़ों, अपने सारे सामान को समेट कर घूमते रहते हैं। जहां उन्हें हरी भरी जगह दिखाई देती है वहां पे अपने जानवरों को लेके जाते हैं और अपना सारा घर 2.5 घंटे में ही समेट कर लेके निकल पड़ते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं दुनिया में मशहूर पश्मीना शाल की, है ना। मशहूर जो दुनिया की सबसे पश्मीना शाल है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, आइए। कह रहा है कि दुनिया में मशहूर पश्मीना शाल, इसकी विशेषताओं के बारे में आपके एग्जाम में कूट वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस सारी लाइनों को आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटर, कितने स्वेटर? 6 स्वेटर, है ना, के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्मी पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में लगभग तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई होगी। अब सोचिए कितना पतला होगा कि आपके बाल की मोटाई और बकरी के 6 बाल मिलेंगे तब आपके 1 बाल की मोटाई होगी। तो आपका बाल इतना पतला है तो सोचिए कि उन बकरियों के बाल कितने पतले होते होंगे और कितनी गर्मी देता है। 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है, लेकिन मोटा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। देखिए, इसीलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतना मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितनी मेहनत लगेगी। अगर एक बुनकर 250 घंटा अगर बुनाई करेगा तब जाके एक पश्मीना साधारण शाल बना पाएगा। अगर सोचिए कि डिजाइन वाली शाल तैयार करनी हो तो कितना समय लगेगा। तो ये थी पश्मीना, जो एक खास नस्ल की बकरियां होती हैं जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं और वहाँ पे कभी कभी शून्य तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो ठंडी से बचने के लिए उनके शरीर पे नरम नरम बाल उगाते हैं और आप उन
बकरियों के 6 बाल को मिलाकर आपका एक बाल, सोचिए इतना पतला। और उससे पश्मीना शाल बनाई जाती है जो कि आपके 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। 6 स्वेटर के बराबर आपको एक पश्मीना शाल गर्मी देती है। और जब एक बुनकर 250 घंटा यदि बुनाई करता है तब जाके एक साधारण शाल का निर्माण कर पाता है। ठीक है, इसकी पश्मीना शाल की यह विशेषता है, इसके बारे में आप याद रखिए। चलिए आगे कह रहा है कि देखिए पट्टियां, ये रेबो आपको दिख रहा है, यह रेबो उनका घर है ना, जहाँ पे उनके जानवर रहते हैं, उनके लेखा कहते हैं। ये जो जनजाति है यही जो बकरियों का पालन करते हैं, उन्हीं बकरियों के बालों से पश्मीना शाल का निर्माण किया था, जो एक खास तरह की जनजाति है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर अपने आप को अनुकूलित कर पाती है, रख पाती है। ठीक है, तो आप पश्मीना शाल की विशेषता के बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए बांस के बने घर, बांस के बने घर के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में देखते हैं। यह है बांस के बने घर। बांस के बने घर अधिक वर्षा वाले स्थान पर पाए जाते हैं, है ना। अधिक बाढ़ क्षेत्र वाले स्थान पर कहाँ मिलता है? असम में। बांस के बने घर कहाँ है? असम में। ठीक है, आपसे पूछे बांस के बने घर तो आप लगाइएगा असम। क्यों? और भी इसकी विशेषताएं हैं, देखते हैं। कह रहा है कि घर जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनते हैं। असम में बांस के बने घर असम में पाए जाते हैं और यह जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। इन्हें बांस के मजबूत खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, है ना। इन घरों की जो छतें होती हैं वो ढलवा होती हैं। इन घरों की छत कैसी होती है? ढलवा होती है। और 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बांस के घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे मिलते हैं बांस के बने घर? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। असम में अधिक वर्षा होती है, इसके वजह से वहाँ पे बांस के घर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये है बांस का बना घर और ढलवा छत। ठीक है, छत कैसी है इसकी? देखिए छत कैसी है? ढलवा बांस का बना घर। 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर यह घर बनाया जाता है, अंदर से भी लकड़ी का बना होता है। ठीक है, अब देखिए मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर। मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर, इसकी क्या विशेषता है ना। हाउस मेड मड एंड डस्ट। देखिए मिट्टी तथा झाड़ियों से बना घर है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। कह रहे कि यह घर अधिक गर्मी वाले स्थान पर पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। मिट्टी तथा जंगली झाड़ियों से बने घर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। घरों की दीवारें मोटी होती हैं तथा मिट्टी से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? मिट्टी की बनी होती हैं और दीवारें मोटी होती हैं। दीवारों को लेप कर सुंदर बनाया जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, है ना। गोबर और मिट्टी मिलाकर दीवारों की लिपाई की जाती है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। छत बनाने में नीम एवं कीकर की लकड़ियों का प्रयोग होता है ताकि उसमें कीड़े न लगे, है ना। आपसे पूछता है कि जो राजस्थान में मिट्टी के घर और झाड़ियों से बने घर होते हैं उसमें नीम और कीकर क्यों मिलाया जाता है, तो आप बताएंगे कि उसको इसलिए नीम और कीकर मिलाया जाता है ताकि लकड़ी में, ताकि उसमें कीड़े दीवार में न लगे, है ना। गोबर से लिपाई की जाती है, कटीली झाड़ियों से छत बनाई जाती है, दीवार मोटी होती हैं और लिपाई इसलिए कीकर नीम मिलाया जाता है कि उसमें कीड़े न लगे, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। अब देखिए ईंट के बने घर, है ना। ईंट के बने घर, आपको ये घर दिखाई दे रहे हैं, ईंट के बने घर। ईंट के घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह समतल मैदानी क्षेत्र में, जैसे दिल्ली, अधिक जनसंख्या के कारण ऊंची ऊंची इमारतों में बहुमंजिलों मकान देखने को मिलते हैं, है ना। दिल्ली में अधिक सारी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वहाँ ऊंचे ऊंचे घर देखने को मिलते हैं। तो जो ईंट के बने घर होते हैं ना, वे कहाँ दिखते हैं आपको? समतल इलाकों में। ठीक है, समतल इलाकों में। चलिए
अगला हाउस बोट के बारे में बात करते हैं। हाउस बोट है ना, ये है हाउस बोट। ध्यान से देखिए इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए श्रीनगर में है ना, श्रीनगर के घरों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं, है ना। ये सारी हाउस बोट हैं, जो टूरिस्ट आते हैं श्रीनगर में हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 80 फुट तक, और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट की लंबाई 80 फीट और चौड़ाई बीच में 8 से 9 फुट होती है। जो क्या बोलते हैं, बाहर से लोग श्रीनगर में घूमने आते हैं तो वे कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में रहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है कि हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर से छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खतबंद है जो जिग्मा पजल जैसा दिखाई देता है। जिग्मा पजल एक गेम होता है, या इसके अंदर लकड़ियों पे एक खास तरह की नक्काशी की जाती है ना, जो कि जिग्मा पजल जैसा आपको दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि ये जालीदार खिड़कियों के बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। ये जो घर बना हुआ है इसकी जो खिड़कियाँ होती हैं बाहर की तरह खुली होती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखाई देता है ना, खास तरीके से बनाई जाती हैं। चलिए आगे की बोट की तरफ बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। जो बोट की तरह पानी पर तैरते हुए घर दिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें डोंगे कहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों के कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगों में भी अलग अलग कमरे, डोंगे में भी मकान की तरह अलग अलग कमरे होते हैं। ये सब श्रीनगर के घरों की विशेषता है। आगे पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं, है ना। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कहाँ दिखते हैं? कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत कैसी होती है? ढलवा छतें होती हैं। श्रीनगर में भी कैसे छत होते हैं? ढलवा। और यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाए घर, दरवाजे डिजाइन मेहराब होते हैं, है ना। ये जो घर आपको दिख रहा है इस पे एक खास तरह की नक्काशी की जाती है जिसको खतबंद कहते हैं। इनके घरों के जो दरवाजे होते हैं बाहर की तरह खुलते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे डब कहते हैं। ठीक है। चलिए तो देखिए आपने यहाँ पे देखा कि जो श्रीनगर में हाउस बोट है 80 फुट की लंबाई है, बीच में चौड़ाई 8 से 9 फुट होती है। इस पे खास तरह की अंदर से लकड़ी पे नक्काशी की जाती है जो जिग्मा पजल जैसा आपको दिखता है। डोंगा जो है तैरता हुआ पानी पे है। इसमें अलग अलग कमरे भी बनाए जाते हैं। यहाँ के जो घर हैं पत्थरों पर एक से करके बनाए जाते हैं। पत्थरों पे मिट्टी की पुताई की जाती है। जो छत होती है वह ढलवा होती है ना। इस तरीके के यहाँ पे इन घरों की विशेषताएं हैं। चलिए आगे अब हम बात करेंगे। लिखा है कि क्या पहचान सकते हैं कि यह चित्र किसका है? कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीद लेते हैं। कश्मीर में लोग अपने घर में रोटी नहीं बनाते बल्कि बेकरी पे खरीद लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए अब कह रहा है कि स्थान डल झील श्रीनगर। इसकी 80 फुट तथा चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। किसकी? हाउस बोट की। हाउस बोट की जो लंबाई होती है 80 फीट, चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। इन पर बहुत सुंदर नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए रहने का स्थान है ना। आते हैं जो पर्यटक दूर से घूमने के लिए हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डोंगा, झेलम नदी, है ना। डोंगा के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि ये हाउस बोट की तरह ही लकड़ी के बने होते हैं। क्या कह रहा है कि ये भी हाउस बोट की तरह लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है। डोंगा नक्काशी रहित होती है। इनमें अलग अलग कमरे बने होते हैं तथा इनमें स्थानीय लोग रहते हैं।
डोंगा जो पानी पर तैरता हुआ, मैंने आपको पीछे चित्र दिखाया था, इसमें नक्काशी नहीं की होती है, लेकिन इसमें रहने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए होते हैं। ठीक है, इसमें रहने के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए होते हैं। अब बर्फ़ के बने घर है ना, जिसे हम इग्लू कहते हैं, बर्फ़ के बने घर, ठीक है, आइस होम। इसकी क्या विशेषता है? इग्लू एस्मिको शिकारियों का अस्थायी निवास होता है। यह क्या है? शिकारियों का अस्थायी निवास है। यह स्थान ग्रीनलैंड कनाडा में है। बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें हम इग्लू के नाम से जानते हैं। एक गुंबद के आकार के होते हैं तथा इनका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, ताकि बर्फीली ठंड हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें, है ना, इग्लू, ताकि बर्फीली हवाएं अंदर प्रवेश न कर सकें। ये है इग्लू का फोटो, जो कि पत्थरों के बर्फ के टुकड़ों से जोड़कर घर बनाया गया है। और इसका जो दरवाज़ा है छोटा सा बनाया जाता है कि बाहरी हवा इसके अंदर न जा पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टेंट, है ना, रेबो टेंट जिसे हम कह रहे थे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। टेंट का निर्माण अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वस्तुओं से होता है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा आदि। लद्दाख की चांगफा जनजाति जो है याक या बैलों की पट्टियों से टेंट बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। ठीक है, आइए आगे है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संरचना उन जलवायु परिस्थितियों के जुड़ी होती है जिनमें वे बने होते हैं। एक गांव में जहां घरों में निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे घर मजबूत बांस के खंभे से बने थे, घर का अंदरूनी भाग लकड़ी का बना होता है, घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर है, छतें ढलवा के समान बनाई जाती हैं। अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो गांव किस राज्य या हिस्सा का है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा असम, है ना, क्योंकि कह रहा है कि जो घरें हैं बांस के बनाए जाते हैं, 10 से 12 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ी का प्रयोग हो जाता है, तो वह कहाँ का है? असम का है। तो ठीक है, आगे इससे आपको और भी सारे प्रश्न करवाए जाएंगे। ये थे आपके घरों की विशेषताएं। ठीक है, ये थी आपके घरों की विशेषताओं के बारे में आपने देखा। चलिए, तो अब घरों की विशेषताओं के बारे में, मनाली के घर, लद्दाख में बने घर, है ना, श्रीनगर में बने घर, डोंगा, हाउस बोट, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इन चीज़ों को पढ़िएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो पे, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अच्छी वीडियो लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।